बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 3 अहम मामला है, गुफ्तगू करेंगे। मेरे साथ पैनल है असदुल्ला खान साहब का, अमीर अब्बास साहब का और नजब वली खान साहब का। और गुफ्तगू का मौजू है कि पार्लियामान के अंदर आईनी तरमीम हुकूमत कहती है कि इस हफ्ते ले आएंगे या कमिंग वीक जो 1 अक्टूबर के बाद शुरू हो रहा है, बहुत जल्द आईनी तरमीम आएंगी। क्या ऐसा हो पाएगा? और फिर इलेक्शन कमीशन ने रुजू किया है सुप्रीम कोर्ट से। क्या इलेक्शन कमीशन को बात है जो समझ में नहीं आ रही? अब क्या फ़ायदा होगा? और साथ साथ इमरान खान साहब कहते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात बिल्कुल रोक दिए जाएं। कब तक कायम रहेंगे? गुफ्तगू का मकसद क्या था? नजम साहब, इब्तिदा आपसे ही करते हैं। सर, आईनी तरमीम जो है वो क्या हुकूमत कामयाब हो जाएगी? कहाँ तक कामयाब होगी? आईनी अदालतें मुल्क में बन पाएंगी? क्या सूरत हाल आने वाले हफ्ते में आप देख रहे हैं? सर, इस सिलसिले में पाकिस्तान की सियासी तारीख का हमें मुताला करना पड़ेगा। बहुत सारी नामुमकिन चीज़ें मुमकिन होती रही हैं और इस वक्त भी जो सारी सूरत हाल है उसमें बुनियादी तौर पर मौलाना फजल रहमान जो हैं उनके बयानात काफ़ी तब्दील हुए हैं। अभी थोड़े दिनों में उन्होंने न सिर्फ ये कहा कि मियां नवाज शरीफ अगर उनको ना भी बुलाएं तो उनके साथ इतना अच्छा ताल्लुक है कि वो उनके पास जा सकते हैं। मैं आपको एक बुनियादी बात बताऊं, मौलाना फजल रहमान जो हैं बहुत ही समझदार, बहुत ही होशियार, बहुत ही काया सियासतदान हैं। उन्हें पता है कि वो उन्होंने किस वक्त कहाँ पर किस तरह खेलना है। उन्होंने एक प्रेशर बढ़ाया और उसको वो आखिर हद तक लेकर भी गए, लेकिन आगे उनका फ़ायदा नुकसान क्या है, वो किसके साथ जाकर फ़ायदे में रह सकते हैं, हतमी फैसला तो उन्होंने खुद ही करना है, लेकिन वो घाटे का सौदा हरगिज़ नहीं करेंगे और ये उनके लिए बड़े घाटे का सौदा होगा कि उनके बगैर ही आईनी तरमीम फवासब हो जाएं। कैसे नजम भाई, ये कैसे मुमकिन होगा कि अगर मौलाना फजल रहमान राजी नहीं होते, जिस तरह से मौलाना कह रहे हैं कि पीटीआई को भी ऑन बोर्ड करें, उनसे भी बात करें, कहा ये भी किया है कि कामरान मुर्तजा साहब और राजी हो भी जाएं तो 2 से 3 वोट कम होंगे। मौलाना फजल रहमान राजी भी हो जाएं तो उसके बावजूद कुछ वोट कम होंगे, तो वो वोट भी पूरे होंगे और बाकी लोग भी आएंगे। तो इस वक्त जो सूरत हाल है, आईनी तरमीम जो है बुनियादी तौर पे किस तरह होती हैं किस तरह नहीं होती, ये एक अलहदा सवाल है। लेकिन फवाद साहब, बुनियादी सवाल तो ये है कि क्या इस मुल्क में एक आईनी अदालत की ज़रूरत नहीं है? जब हम कई लाख कई मिलियन केसेस जो हैं, 22, 23, 24 लाख केसेस जो है वो लेकर बैठे हुए हैं, जब हर साल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में केसेस की तादाद बढ़ती चली जा रही है और हमें माजरत के साथ कहना पड़ता है कि हमारी जो एपलेट कोर्ट्स हैं वो पॉलिटिकल केसेस के अंदर बहुत ज़्यादा इंडल्ज हमें दिखाई देती हैं। हर वक्त वो सियासी मुकदमात को लेकर बैठे हुए हैं और दूसरी तरफ आम आदमी जब वो अपनी फौजदारी मुकदमात में, सिविल मुकदमात में अपीलें लेकर जाता है, तो फवाद साहब कितने अफसोस की बात है कि बहुत सारे ऐसे केसेस सामने आए कि कई बरस के बाद जो बंदा वफात पा चुका, जेल में उसने अपील दायर की और वो बंदा फौत हो गया और उसके 6 बरस बाद उसकी रिहाई का हुक्म हो गया। तो मेरा ख्याल है ये वो सारी चीज़ें हैं जिनकी बुनियाद पर किसी भी अदलिया को दुनिया के अदालती निज़ामों में नीचे रखा जाता है। अगर इसमें इस्लाह की बात की जाती है तो गलत क्या है? मुस्लिम लीग नून ने, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने और तहरीक इंसाफ का तो उस तरह मंशूर आया नहीं था, लेकिन तमाम सियासी जमातों ने ये अज़म नहीं रखा हुआ था कि वो सियासी एक पॉलिटिकल विल के साथ अदालती निज़ाम के अंदर इस्लाहात लेके आएंगी। तो अगर वो लाना चाह रहे हैं तो उस पर सबको बात भी करनी चाहिए। खुफिया था ना नजम भाई, सवाल वहीं से पैदा हुए थे कि खुफिया बहुत ज्यादा हो गया था, काम बहुत ज्यादा छुपा के करें तो सही काम भी जो है वो थोड़ा सा गलत लगता है। नहीं, ऐसे नहीं होता। देखिए, 18वीं तरमीम जो थी जब वो हुई थी तो उस पर कोई 6 माह आपस में बातचीत होती रही, बंद कमरों में होती रही। बुनियादी तौर पे फवाद साहब होता ये है कि ये मसवदात पहले सामने नहीं आते, पहले सबसे पहले बातचीत होती है, उसके नतीजे में मसवदात तय पाते हैं। जैसे कि मौलाना फजल रहमान के सामने जो पहले तजवीज़ गई थी वो ये थी कि जजों की उम्र में इजाफा कर दिया जाए या चीफ जस्टिस के ओहदे की मुद्दत भी वही कर दी जाए जो आर्मी चीफ की है, यानी कि 3 बरस के लिए एक टेन्योर पोस्ट कर दी जाए। जैसे ही वो चीफ जस्टिस हों वो 3 बरस तक उसके ऊपर अपने ओहदे पर मौजूद रहें। मौलाना फजल रहमान ने जब उन पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया तो उसके बाद एक और सूरत पैदा की गई कि आईनी कोर्ट के ऊपर, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के ऊपर हम पेशरफ्त कर लेते हैं। तो आप मुझे बताएं कि अगर कोई पहले से मसवदा तैयार करके बैठे हुए होते तो फिर तब्दीलियां कहां से होती? पहले इत्तफाक राय पैदा किया जाता है चीज़ों के ऊपर, लोगों को एतमाद में लिया जाता है, उसके बाद मसवदात सामने आते हैं और मसवदात जब बुनियादी इत्तफाक राय हुआ था जिन चीज़ों पर, उसको डिस्कस करने के लिए फिर ये तकसीम भी किए गए थे और ये सबके सामने भी आए थे। ठीक, इसमें खुफिया तो कुछ भी नहीं है। अमीर अब्बास साहब, आप क्या कहते हैं? सर, बिलावल साहब बड़े एक्टिव दिखाई देते हैं, बार कौंसिल से खिताब कर रहे हैं, आईनी तरमीम खास तौर पे जो आईनी अदालतें हैं उसके हवाले से
बाकायदा ऐसे लग रहा है कि केस लड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो बिलावल साहब की जो वो एक्टिविटी और जिस तरह से नजम साहब ने पूरा एक सिनेरियो बताया है कि हुकूमत ने बिल्कुल ठीक किया अगर कोई चीज़ आवाम में जो वो डिस्कशन के लिए उस वक्त लाए कि जब चीज़ें पक गई थी। तो ये तमाम मामलात आपको इसी तरह दिख रहे हैं जिस तरह से बयान हो रहे हैं? जी बहुत शुक्रिया फवाद साहब। बिलावल साहब या जो लोग भी ये प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि केसेस बहुत ज्यादा हैं, लिहाजा हमें एक कायनी नहीं अमीर भाई प्रोपेगेंडा कर रहे हैं हकीकत है, ये भी बता दीजिएगा। अब जी मैं वही बताने जा रहा हूँ। दिसंबर 2023 तक, यानी ये फरवरी 2024 में रिपोर्ट आई जो दिसंबर 2023 तक की थी। वो रिपोर्ट ये कहती है कि पाकिस्तान में 22,60,000 मुकदमात ज़ेरे समात हैं, सिविल कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान तक। 22,60,000, मैं फैक्ट्स के साथ आपके साथ बात कर रहा हूं। इन 22,60,000 में से 82% मुकदमात, 82%, जो कि 18 लाख से जायद है, वो सिविल कोर्ट्स और सेशन कोर्ट्स में। प्रोपेगेंडा बिलावल साहब और बाकी लोग उनके साथ कर रहे हैं कि जी सुप्रीम कोर्ट में केसेस नहीं। अब जानते हैं सुप्रीम कोर्ट में कितने केसेस पेंडिंग? जिलाई अदालतों में है 18 लाख, सुप्रीम कोर्ट में है 52,000। वो किसको बेवकूफ बना रहे हो बैठ के बिलावल साहब? हम इतनी आसानी से नहीं लोगों को बेवकूफ लेकिन अमीर भाई खता कलामी की माजरत, सुप्रीम कोर्ट एक है, जिले अदालतें बेताश हैं। कराची से खैबर तक पता नहीं गिनना मुश्किल होगा कितनी जिले अदालतें हैं। तो सर जब बहुत सारी अदालतों को मिलाएं और एक अदालत को मिलाएं तो रेशो शायद बराबर ही निकले। और जाहिर है कि सुप्रीम कोर्ट तो जो है वो हाईएस्ट अपीलेट कोर्ट है ना, तो वहां तक तो मुकदमात उस तरह से जाते भी नहीं है भाई। जहां 22 लाख मुकदमात जेरे समात हैं, उनके ऊपर भी तो कुछ तरामीम में डाल देते ना। जहां 60,000 है, 60 भी नहीं 52,000 है, उसके लिए तरमीम तुम्हें रातों रात तरमीम लाके और तुमने थरथल्ली मचा दी और तुमने गर्दन पर नाखून रखकर कहा कि हाँ अभी के अभी रातों रात मंजूर करवा। जहां 22 लाख पड़े हुए हैं यार, यहां 53 तरामीम तुम लेकर आ रहे हो आइन में, जहां 52,000 है। जहां 22 लाख पड़े हुए वहां तुम्हें एक तरमीम लाते हुए भी तुम्हारे हाथों में छाले पड़ते। ये किसको, ये लोगों को उल्लू का पट्टा समझते हैं, बेवकूफ बना रहे हैं लोगों को। हम नहीं बनने देंगे इतनी आसानी से। हम भी काउंटर नैरेटिव रखेंगे ना आपके सामने। लेकिन अमीर भाई मैं इसमें भी मेरा आपसे एक सवाल है सर। देखिए सर, जो नीचे के कोर्ट्स हैं ना, उसके मुकदमात और मुल्क चलाने के लिए जो बड़े आईनी मुकदमात हैं, मैं किसी नैरेटिव को सपोर्ट नहीं कर रहा, मैं एक जनरल आपसे डिस्कशन कर रहा हूँ। ज़ाहिर है फॉर द सेक ऑफ डिस्कशन ये बड़ा ज़रूरी है कि मैं आपसे ज़रूर पूछूं कि सर जो बड़े आईनी मुकदमात हैं उसका 22 करोड़ आवाम के ऊपर फ़र्क पड़ता है। जो लोअर कोर्ट्स की आप बात कर रहे हैं उसमें माजी में चीज़ें होती भी रही हैं। मुझे याद है खोसा साहब जो थे हमारे चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा साहब, उनके दौर में क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स के लिए अलग अदालतें बनाने की बात हुई थी, उसके ऊपर भी ज़रूर काम होना चाहिए। लेकिन जो मुकदमात 22 करोड़ आवाम की किस्मत का फैसला करते हैं उनके लिए एक्सपर्ट होना ज़रूरी नहीं है। मैं सवाल आपसे कर रहा हूँ सर। पाकिस्तान की आबादी है 25 करोड़। अमेरिका की आबादी जानते हैं आप कितनी है? कितनी? 34 करोड़। पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट में जज है 17 मुस्तकिल, जिनके साथ अब 2 एडहॉक जजेस भी इन्होंने लगा दिए। 24 करोड़ 25 करोड़ की आबादी के लिए है 19 सुप्रीम कोर्ट के जज। 34 करोड़ की आबादी के लिए 9 सुप्रीम कोर्ट के जजेस। भारत की 1.25 अरब की आबादी है, यहां 25 करोड़ की आबादी है, वहां 33 जज हैं सुप्रीम कोर्ट में। कुछ भी नहीं बिकेगा फवाद साहब, कोई सौदा नहीं बिकने वाला। लाख आर्ग्यूमेंट्स पैदा किए जा सकते हैं इनके हक में, कुछ नहीं बिकेगा। लोगों को नजर आ रहा है कि इसके पीछे मकासद क्या है। ये जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी को जो सामने रख के उसकी ढाल इस्तेमाल करके किया जा रहा है। अभी अंसार अब्बासी साहब ने कल या परसों एक बड़ी जबरदस्त स्टोरी दी कि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में तो यह भी दिया गया था कि तमाम इंटेलिजेंस एजेंसीज के जो सियासी विंग है उनको खत्म किया जाए। कल की खबर है, आपने तारीफ कर दी। वो भी डाल देते ना इसके अंदर, वो डालते हुए क्या हाथों पे छाले पड़ते हैं।
यह भी चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में दिया गया था कि जो मुकामी हुकूमतें होंगी, लोकल गवर्नमेंट, उनको कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्शन दी जाएगी। कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्शन का मतलब ये कि जैसे सूबाई असेंबलियों और एनएफसी अवार्ड खासतौर पर जिस तरह से पीएफसी अवार्ड होगा प्रोविंस का, वो तो फाइनेंशियल ऑटोनॉमी है ना। 3 तरह की ऑटोनॉमी आपको देनी है बाय कॉन्स्टिट्यूशन, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी, पॉलिटिकल ऑटोनॉमी एंड फाइनेंशियल ऑटोनॉमी, जो कि नहीं दी जा रही। कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्शन क्या है? एक कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्शन ये है कि जैसे कौमी असेंबली या सूबाई असेंबलियां अगर तहलील हो जाए या उनके इंतखाबात होने हो, तो आपको 90 आइन कहता है 90 दिन के अंदर इंतखाबात करवाने हैं। लेकिन जो मुकामी हुकूमतें हैं वो आप 90 साल भी इलेक्शन ना करवाएं तो उसकी कोई डेडलाइन का आइन में नहीं दी गई, और कोई भी नहीं करवाना चाहता। इसमें अमीर भाई ये बात आपकी दुरुस्त है। खैबर से कराची तक किसी की भी हुकूमत हो, 3-4 अलग अलग हुकूमतें हैं ना, कोई भी नहीं करवाना चाहता। ये बिल्कुल आपकी बात ठीक है। मैं आपका पॉइंट भी समझ गया कि सर और भी बहुत से मसाइल हैं नीचे की अदालतों को ठीक करने की। असद साहब, जिस तरह से अमीर अब्बास साहब ने एक पॉइंट रखा कि जी मुल्क में बहुत से मसाइल हैं, खासतौर पर मुकदमात की एक बहुत बड़ी तादाद निचले कोर्ट्स के अंदर है, हुकूमत चेंजिंग करना चाहती है, तब्दील लाना चाहती है सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में, तो उसमें आपको असद साहब बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल मोटिवेशन नज़र आती है, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बाज़ जगह पर यह कहती हुई दिखाई देती है कि ठीक है कि अदालतें अगर आपने लानी है तो भी ठीक है, लेकिन इस तरीके से ना लाएं, और इस मौके पे लाने के ऊपर आपके अल्टीरियर मोटिव्स हमें दिख रहे हैं। देखिए हमें सियासी जमातों ने कितनी खूबसूरती से इस बहस में उलझा दिया है कि इस वक्त एक कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की जरूरत है, और हम इस पर बहस ये कर रहे हैं कि देखिए मुल्क में इतने पेंडिंग केसेस हैं, केसेस का अल्तवा, और यहाँ हम बहस ये कर रहे हैं कि एक शख्स जब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचता है तो उसकी उम्र 20 साल गुजर चुकी होती है, उसकी उम्र में से 20 साल कम हो चुके होते हैं। लेकिन ये बिल्कुल अमीर अब्बास ने ठीक कहा, मैं उनको एंडोर्स करता हूं उनके इस नुक्ते को, कि भाई उसकी जिम्मेदार सुप्रीम कोर्ट नहीं है। एक शख्स सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचने में उसको 20 साल लग जाते हैं, वो कहां पर 20 साल जाया करके आया है। यहां पर आप देखें ना, किसी पर अगर भैंस चोरी का या बकरी चोरी का जाली मुकदमा है तो 6-6 साल तक उसकी तारीख नहीं पड़ती, उसकी तारीख तल्ले नहीं दी जाती, तो वो तो बेचारा लोअर कोर्ट में फंस के रह जाता है। फिर उसके बाद उसके जो ताकतवर पर्चा कराने वाले होंगे, उसका फरीक मुखालिफ, वो फिर उसको उससे ऊपर वाली अदालत में 4 साल लगाएगा, फिर वो उसकी तारीख हाईकोर्ट में नहीं डलने देगा, फिर वो जब सुप्रीम कोर्ट पहुंचेगा तो ये जो पेंडिंग केसेस को हम मुकदमा बना के पेश कर रहे हैं ना कि जी सुप्रीम कोर्ट देखें ना जी, एक शख्स को इंसाफ लेने में 20 साल लग जाते हैं, वो 20 साल उसको सुप्रीम कोर्ट में नहीं लगते। मुझे वो केसेस की तादाद बताइए जो सुप्रीम कोर्ट में 20 साल से पेंडिंग पड़े हैं। ऐसे केसेस तो आप नहीं दिखा सकते निकाल के, तो बुनियादी वजह फिर सुप्रीम कोर्ट तो नहीं है। या तो आप मुझे फैक्ट्स एंड फिगर्स दें कि इन 52,000 में से वो केसेस जो सुप्रीम कोर्ट में 15 से 20 साल से पेंडिंग पड़े हैं, और उसकी वजह यह है कि जजेस फ्री नहीं है या जजेस बहुत ऑक्यूपाइड हैं, तो फिर तो चले मुझे आर्गुमेंट समझ आता है। और फिर लेकिन असद साहब एक मिनट माजरत आपके साथ भी कलामी की मैं माजरत पहले से पेशगी से कर लूं, लेकिन सर इसमें एक बड़ा बुनियादी मसला यह भी है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस हैं उनको शायद डील करने वाले जजेस जो हैं वो उतने उस मयार पे नहीं होते कि उन मामलात को अंडरस्टैंड कर सके। ये भी एक जरूरत पेश आई है पिछले कुछ अरसे के अंदर। अच्छा देखिए, ये तो बहुत ही दिलचस्प बात है। इस वक्त जो सुप्रीम कोर्ट में जजेस बैठे हैं, इक्का दुक्का को छोड़ के आपको किसकी सलाहियतों पे शक है? मैं नाम नहीं ले सकता, ना आप शायद ले सकेंगे कि कौन सा जो है वो कौन से एक्सेप्शन है। अदरवाइज ये तमाम ही लोग अपने अपने फील्ड के अपने अपने शोबों के बड़े माहिर नहीं। असल में इसमें असद साहब एक लुकमा और ले लीजिए। असल में मैं कोर्ट्स को मुस्तकिल डील करता रहूं, कवर भी करता रहूं, मुझे जहां तक अंदाजा है कि जजेस का ना, मिसाल सिंध हाई कोर्ट की अगर आप बात करें, मैं चूंकि कराची में हूं तो यहां की बात करूंगा, तो रजिस्ट्रार को, केस लगाने वाले को, जो दफ्तर है जहां से केसेस लगते हैं, उनको ये पता होता है कि अगर लेन देन के मामलात के केसेस होंगे, कॉर्पोरेट मामलात के केसेस होंगे, टैक्स के मामलात के केसेस होंगे, तो किस तरह के केसेस किन जजेस के पास लगने हैं। तो सर हर जज की एक्सपर्टी लोअर कोर्ट्स में डिसाइड होती है। मैं फिर आपसे फवाद साहब ये कहूंगा कि हम एक नॉन इशू पर बहस कर रहे हैं। ये बहस का मौजू जरूर है, लेकिन ये आज की बहस का मौजू नहीं है। आज की बहस का मौजू ये है कि ये हुकूमत वार्ज़े वजूद में आई है एक ऐसे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की वजह से जिन्होंने 13 जनवरी का एक मुतनाज़ फैसला दिया। यानी हुकूमत को पूरा एतमाद था कि काजी फाइज़ साहब का यही फैसला उनको इक़्तिदार में ला सकता है। अगरचे वो फैसला भी फिर मददगार साबित नहीं हो सका और फिर हमें फॉर्म 47 का सहारा लेना पड़ा, फिर ये हुकूमत वजूद में आई है। अब इस हुकूमत को लगता है कि ट्राइब्यूनल्स का ना बनना
और ट्राइब्यूनल्स का ना चलना इस हुकूमत की बका के लिए जरूरी है। उसके लिए उनको जरूरी है कि सुप्रीम कोर्ट में एक ऐसा जज बैठा हो जिनको प्रोटेक्शन दे। क्या वजह है कि आप काजी फायसा के अलावा किसी और को इस काबिल नहीं समझते कि वो सुप्रीम कोर्ट को चला सके? क्या वजह है कि आपने सारे कार्ड्स काजी फायसा साहब के ऊपर खेल दिए हैं? क्या जरूरी है कि रातों रात आपने तरमीम लेकर आनी है? क्यों नहीं इस पर शेर हासिल बहस हो सकती? 18वीं तरमीम पर मुझे बताइए कि कितने महीनों तक इस पर डिस्कशन चली थी, कितनी कमेटियों के पास गया था? ये क्या जरूरी है कि रात को मुसविदा, ये जो अभी हमारे भाई नजम साहब कह रहे थे पूरे एहतराम के साथ कि मुसविदा बाद में दिखाया जाता है और पहले एतमाद में लिया जाता है, ठीक है एतमाद में लिया जाता है, लेकिन ये कभी नहीं होता कि एतमाद में लेने के आधे घंटे के बाद आप उस पर जो है वो शुमारी करा दें, उसका शुमार करा दें, उस पर जो है वो वोटिंग करा दें। ये तो नहीं होता। ये अगर फर्ज करें आपने एतमाद में लिया है, उसके बाद वो कमेटियों में जाना चाहिए, कमेटियों में उस पर जो दूसरी मुतबादल राय है वो सामने आएगी। अब जैसे फजल रहमान ने और तहरीक इंसाफ ने अपना एक मुसविदा पेश करने का कहा है, क्या कोई पाबंद कर सकता है मौलाना फजल रहमान को कि आपने 3 तारीख तक अपना मुसविदा हर सूरत पेश करना है क्योंकि 4 को हमने वोटिंग करानी है? क्या ये मुमकिन है? क्या मौलाना फजल रहमान ये नहीं कह सकते कि जनाब अभी हमारी इस पर बहस चल रही है, हमारी कानूनी टीम इस पर काम कर रही है, हमें 10 दिन का वक्त और चाहिए? और अगर वो 10 दिन का वक्त मान ले तो क्या हुकूमत के लिए काबिल कबूल होगा कि मौलाना को 10 दिन का वक्त दे? ऐसी एजेंसी उनके पास ऐसे उनके लिए क्या है कि वो मौलाना फजल रहमान को 10-12 दिन और नहीं देना चाहते? और फिर देखिए पीपल्स पार्टी में भी कंफ्यूजन वाज़े तौर पर दिखाई देती है। बिलावल साहब जहां एक तरफ कहते हैं कि जी आईनी तरमीम मजबूरी है, ये आईनी तरमीम जरूरी है, कॉन्स्टिट्यूशनल कोड जरूरी है, वहीं पर उन्हीं की पार्टी के लोग क्या कह रहे हैं? सरदार सलीम हैदर साहब ने, जो गवर्नर पंजाब है, कोई आम आदमी नहीं है, गवर्नर पंजाब है, जरदारी साहब से उनकी रोज मुलाकात होती रहती है, वो ये कह रहे हैं कि अगर आईनी तरमीम 25 अक्टूबर के बाद हो जाएगी तो इसमें क्या हर्ज है? वो ये सवाल उठा रहे हैं। फिर बिल्कुल वैलिड क्वेश्चन है कि क्या हर्ज है अगर आईनी तरमीम पूरी उस पर पुरमगज गुफ्तगू होने के बाद अगर उसको 25 अक्टूबर के बाद कर लिया जाए तो इसमें अगर हर्जी क्या है? क्या हो जाए 25 दिन के अंदर अंदर? ठीक है, 25 दिन करना क्यों जरूरी है? मैं एक ब्रेक लेता हूं। ब्रेक के बाद आज इलेक्शन कमीशन ने रुजू किया है सुप्रीम कोर्ट से, एक रिव्यू पिटीशन कह लें या चैलेंज एक दायर किया है कि आप हमें ये बता दें कि पार्लियामेंट की सुपरमेसी चलेगी या आप फैसले करेंगे। इस तरह की कुछ चीज़ समझ में आती है। ब्रेक के बाद आ जायजा लेते हैं।